नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे वन शॉट वीडियो रहेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो अपने चैनल पर 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, ठीक है। पेट के लिए जो वन शॉट वीडियो पढ़े हैं, जैसे आपका कल पॉलिटी का हमने करा दिया था 150 मतलब 1.5 घंटे का टॉपिक था, वही 1 घंटे 21 मिनट का। उसमें हमने 450 यानी 455 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। बाकी हिंदी का आप देख सकते हो वन शॉट वीडियो, वो भी पढ़ा है, वो भी 1.5 घंटे के आसपास है। उसमें 500-600 तक क्वेश्चन हमने कराए हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वन शॉट वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पीड में थोड़ा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक दिया गया है और इस टॉपिक में कौन कौन से हैं, पहले वो हम टॉपिक देख लेते हैं। सिलेबस में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये टॉपिक दिया गया है। स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ये भी दिया गया है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसको भी दिया गया है। ब्रिटिश विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इसको भी दिया गया है। और आपका भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी दिया गया है। और आधुनिक भारत का इतिहास विविध, ठीक है, यानी इसमें तो सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके इतने तो मेन टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भाई, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये अपना रहा, इसमें हम पढ़ेंगे ताकि क्योंकि काफ़ी सारा आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर विविध में तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट यहाँ पर देख लेते हैं, हम टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। ये भी आपका है आधुनिक भारत में शिक्षा वाला, ठीक है, इसको भी पढ़ लेंगे। और क्या है, और टॉपिक्स हैं आपका, जैसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, इसको भी पढ़ेंगे। यहीं से हम शुरू करते हैं, ठीक है। यहीं से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। चलो, स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी, यानी स्वतंत्रता के समय कौन सी नहीं थी। तो कॉल सेंटर नहीं था, ठीक है, बाकी सारे के सारे थे। जैसे आपका रेलवे भी था, टेलीग्राफ सेवा थी, डाक सेवा भी थी, ठीक है। डाक सेवा, ठीक है। रेलवे को प्रारंभ करने का श्रेय अगर बात करते हैं तो डलहौजी को दिया जाता है। स्वतंत्रता के समय इतिहास, कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी, हाँ तो थी, ठीक है। जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद किया, तब तो सुधारने में मदद थोड़ी ना करे थे, ये गलत हो गया। भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया, हाँ ये तो किया गया था। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता, ये भी था, ठीक है। अगला बात कर देते हैं 1850 में अंग्रेजों ने की अवधारणा पेश की, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया। तो उन्होंने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की थी, ठीक है, रेल परिवहन। 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया गया। 1800 पर अगर पहली रेल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, रेल 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में बम्बई से 34.34 किलोमीटर चलाई गई थी, पहली रेल चलाई गई थी। पहले नगर निगम की स्थापना 1868 में कहाँ पर, तो मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी, मद्रास। 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी, यानी स्थायी बंदोबस्त, तो ये था कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के अनुपालन में 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी स्तंभरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त योजना जॉन शोर ने बनाई थी, ठीक है। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इससे जमींदारी इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा तथा पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या शुरू किया था, तो ये आपका स्थायी बंदोबस्त, जिसे स्तंभरारी व्यवस्था, जस्ट अभी 1793 बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त शुरू। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त तो 1793 में शुरू करी थी। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की, तो हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को इसने शुरू किया था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में लाया गया है। यह ब्रिटिश कालीन भारत में राजस्व संग्रहण की एक विशेष विधि थी। इसके अनुसार प्रति खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं किया जाता था, बल्कि प्रत्येक महाल यानी गांव या जागीर के अनुसार राजस्व निश्चित किया गया। इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है। समस्त महाल सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक, जिसने लोगों को लंबी दूरी तय, अरे तो रेल मार्ग की बात हो रही है। 1853 में पहली ट्रेन चलाई
चलाई जाती है और ये 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने तक के बीच में चलाई जाती है, 34 किलोमीटर, ठीक है, 34 किलोमीटर। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई नई प्रणाली जो आपकी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है अगर बात कर लेते हैं तो 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी और यह इस उस समय मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो थे। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो ये आपके 1892 की बात हो रही है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थे दादा भाई नौरोजी। 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने ब्रिटेन में भारत के विरोध को प्रस्तुत किया। उन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, धन बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। ये भी किताब कई बार पूछी गई है, जिसमें औपनिवेशिक काल की आर्थिक घटनाओं का विवरण मिलता है। अगला यही पूछा गया है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी इन्होंने। तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। और अगर बात कर लेते हैं जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशित होती है 1901 में प्रकाशित होती है। इसी में इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करी थी और 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी इन्होंने, 1867 में बताया था इन्होंने। ठीक है भाई। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इन्होंने चर्चा करी थी। 1901 में पहली बार ये प्रकाशित हुई थी। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल जो थी वो कलकत्ता के पास में फोर्ट ग्लिस्टर में स्थापित करी गई थी। ठीक है। 1854 में अगर हम बात कर लेते हैं, 1854 में आधुनिक सूती कपड़ा मिल का सफल कारखाना कावस जी डाबर द्वारा मुंबई में खोला गया था। अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए यह रेलवे की शुरुआत तो ये 1853 में जस्ट 34 किलोमीटर। ये तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत 2019 में लखनऊ नई दिल्ली के लिए बीच। ये तो प्राइवेट ट्रेन है। ओके। ये तो आपका मुंबई से थाड़े हो गया है। सेम वही सवाल रिपीट हुआ, 1853 हुआ, ठीक है। और ये बॉम्बे डेक्कन पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस तो 1820 में किया गया था। स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो ये था आपका कौन? तीज चंद्र थे। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल तो यहाँ पर कहाँ पर बंगाल में खोला गया, कलकत्ता। जस्ट वही अभी बात कर रहे थे ऊपर। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंच कठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में नील की खेती यहाँ पर की जाती थी। ठीक है। किसकी खेती? नील की खेती। पंचकठिया नामक व्यवस्था में 1 बीघा जमीन की खेती में 5 कट्ठे में नील की खेती को करना अनिवार्य बना दिया गया था। इस व्यवस्था से किसान बहुत परेशान थे। परेशानी विद्रोह की शक्ल में उभरी तथा राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर ये लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। ठीक है। वर्तमान के पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में अगर बात कर लेते हैं तो 1830 में महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की जाती है। कब? 1830 में। महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो आपका अगर बात कर लेते हैं हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण प्रति ग्राम महाल के आधार पर किया जाता था। वर्तमान के पश्चिमी यूपी और यहाँ पर मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में लागू किया गया था। इसमें कुल जो आपका 30% भूमि शामिल थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर कब शुरू की जाती है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत की जाती है 1792 में की जाती है। कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद में मुनरो ने 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दी थी। इसे चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में भी लागू कर दी गई थी। इसमें होता क्या था? इसमें रैयतों के बीच कंपनी और रैयतों के बीच में सीधा समझौता का संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार बिचौलियों की भूमिका नहीं थी। इसमें किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाता था। लगान न चुकाने की स्थिति में भूमि जब्त की जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आपका कहाँ पर? तो बम्बई और मद्रास में शुरू करी गई थी। ठीक है। कब? 1792 में शुरू करी गई थी। 1800 और कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल क्षेत्र से आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करी गई थी। कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो थे। ठीक है। कर्नल रीड और मुनरो ने इसका प्रयास किया था।
इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए। तो इजारेदारी व्यवस्था जो आपका वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू करी थी, ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरू करी थी। इजारेदारी व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति की लागू की, जिसे इजारेदारी की प्रथा के नाम से जाना जाता था। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की दो मुख्य विशेषताएं थी। एक थी कि यह पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूमि ठेके पर दी जाती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका कौन सी इजारेदारी व्यवस्था जो है 5 साल के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू करी थी, और इसमें आपका अधिक जो लगान लगाता अधिक मतलब जो बोली लगा देता था उसी को दी जाती थी, 5 साल के लिए होती थी। वहीं हम अगर बात कर लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में शुरू होती है, मद्रास प्रेसिडेंसी में 12 माइल क्षेत्र में शुरू होती है, कर्नल रीड के द्वारा शुरू की जाती है, 1820 में संपूर्ण मद्रास में यहाँ पर शुरू कर दी जाती है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो हम यहाँ पर कर चुके हैं। जो राजस्व बंदोबस्ती का शुरुआत बॉम्बे वाला 1820 में किया गया था। स्थायी बंदोबस्त अगर बात कर लेते हैं, उसके समय जो बंदोबस्त होने के समय वर्धमान का राजा तीज चंद्र थे, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना भारत में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। यहाँ से भी आपको कुछ सवाल वगैरह देखने को मिलेंगे। चलिए, कह रहा है कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में को सौंप दिया गया। किसे सौंप दिया गया था? तो मदन मोहन मालवीय जी को सौंप दिया गया था। मदन मोहन मालवीय। 1898 की बात है। 1898 में एनी बेसेंट ने आधुनिक वाराणसी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में इस महाविद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवीय को दे दिया गया। उन्होंने 1916 में उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम से पुनः स्थापित किया। एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन इसी विश्वविद्यालय में के मैदान में आयोजित किया गया था। और पहला अगर बात कर लेते हैं, पहला सार्वजनिक भाषण गांधी जी का यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता यानी अब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया जाता है? तो ये 1784 में किया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। इसकी स्थापना 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की। एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्ज किया गया, प्रदान किया गया। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए किस कॉलेज की स्थापना की? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी। किसने करी? तो ये जोनाथन डंकन ने करी थी, ठीक है। किसके लिए? हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में करते हैं। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। ये भी अच्छा सवाल है। तो डेविड हेयर ने मदद करी थी। किसने? डेविड हेयर ने मदद करी थी। डेविड हेयर स्कॉटलैंड के एक घड़ीसाज थे। उन्होंने बंगाल क्षेत्र में बहुत से शैक्षणिक एवं कल्याणकारी कार्य किए। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए आधुनिक प्रयत्न किए। डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित हो जाता है। वुड जो आपका डिस्पैच का संबंध आपका शिक्षा से संबंधित हो जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये इस समय अगर बात कर लेते हैं तो गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल डलहौजी था। 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र वुड डिस्पैच कहा गया, ठीक है। और एक सवाल और पूछा था, ये जो डिस्पैच था वो प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करता था। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम में दी जाए। प्रत्येक एक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग का गठन, व्यावसायिक शिक्षा पर बल तथा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिए जाने का सुझाव दिया गया था। तो बढ़िया किया था इसने। चलो भाई, अंग्रेजी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की, जिसे वुड का डिस्टर्ब 1854 की बात हो रही। वही सवाल पूछा गया, रिपीट हुआ फिर से। महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्ता के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने करी थी? तो ये थे कौन? भगवान दास। भगवान दास ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर भगवान दास जी ने 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना करी थी। कब? 1921 में करी थी, ठीक है भाई। 1995 में महात्मा गांधी के सम्मान ने इनका नाम बदलकर महात्मा गांधी
काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की जाती है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में करी, हार्डिंग सेकंड के टाइम पर। और 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो करते हैं सर सैयद अहमद खां करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अब जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। इन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों को स्पष्ट करने के लिए द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी है। सर सैयद को मुस्लिम सुधारक माना जाता है। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा है तो विलियम हंटर समिति का गठन कब किया जाता है? तो 1882 में किया जाता है। विलियम हंटर जो है, अगर हम बात कर लेते हैं रिपन के टाइम पर आता है, तो जो लॉर्ड रिपन है के द्वारा 1882 में की गई थी हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना। और चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था, जिसमें 8 भारतीय सदस्य थे। पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने करी थी? तो ये राजा राम मोहन राय जी ने करी थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने करी थी। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की जाती है? तो ये विष्णु शास्त्री चिपलूकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जाती है। अगला सवाल है आपका, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने करी है? तो दादा भाई नौरोजी ने करी है। ठीक है, ये तो चीजें भी जैसे ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम में बनाया था। कब बनाया था? 1835 में बनाया था। ठीक है, अगला सवाल है, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो ये आपका 1835 है। ठीक है, अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बना? 1835। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए नेशन इन मेकिंग जो आपका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हो जाते हैं। नेशन की अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत विभाजन की बात कर लेते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और विधवा पुनर्विवाह की बात कर लेते हैं महादेव गोविंद रानाडी हो जाते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी बुक के लेखक हो जाते हैं। नेशन की बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, जो आपके महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। भारत विभाजन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। और जैसे नहीं इंडिया डिवाइडेड, और फिर विधवा पुनर्विवाह महादेव गोविंद रानाडे हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अगला सवाल पूछा गया है किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो किसने रोक दिया था? तो लिटन ने रोका था। अगर यही बात कर ले, इस पे अधिकार मतलब जो रोक लगाई थी लिटन ने, और अगर हटाया किसने था? रिपन ने हटाया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। देसी प्रेस अधिनियम जो आपका वायसराय लिटन द्वारा 1878 में पास किया गया था। इस एक्ट में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर नियंत्रण लगा दिया गया था। ठीक है, चलो भाई, अगला, यह इस एक्ट के तहत समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रायोजन करता निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो कौन सी पत्रिका? राफ्त गोफ्तार। ये किसने करा था? तो ये करा था दादा भाई नौरोजी का ही ये पत्र था। ठीक है, राफ्त गोफ्तार। अगर हम बात कर लेते हैं बॉम्बे हेराल्ड, जो आपका विलियम एस बर्नर हो जाते हैं। सोम प्रकाश के अगर पत्र की बात कर लेते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाते हैं। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो ये आपका महात्मा गांधी जिंदाबाद। यहाँ पर 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसमें भैया? गुजराती भाषा में की गई थी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को बांझ एवं वैश्य कहा है, इसी किताब में कहा है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को बांझ एवं वैश्य अपनी किस किताब में कहा है? तो हिंद स्वराज बुक में इन्होंने कहा है।
किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय यानी वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि ईश्वर के बारे में हमें सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक हैं। उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। बंगाली भाषा में वर्ण परिचय बोर्नोपोरिचोय नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। किसमें? बंगाली भाषा में। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? वर्ण परिचय। क्या किसने लिखा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन है जो मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक थे? तो देखो, मराठी अगर पूछे तो मतलब केसरी जो है वो आपका मराठी भाषा में था, और जो मराठा पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था। ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो मराठा और केसरी। ठीक है, दो हो जाते हैं। अभी अब बताया था मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना तो आपका केसरी अभी जस्ट बताया बाल गंगाधर तिलक। मराठा के संस्थापक तो आपका बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1881 को बम्बई में किया गया था। 2 दिन बाद तिलक ने केसरी का भी किया था। भारत में देसी भाषा प्रवेश अधिनियम किसने पेश किया था? तो ये लिटन ने पेश करा था। ठीक है, लिटन ने 1878 में पेश करा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जिसे कहा जाता है। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार होता है, और यहाँ पर देसी भाषा प्रवेश अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने आपका 1882 में खत्म कर दिया था। ठीक है, वही मान चलो 78 में शुरू होता है, और 8 4 12 4 चौथे साल ये रद्द कर दिया जाता है रिपन के द्वारा। ठीक है भाई, अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करते हैं? तो ये संवाद कौमुदी हो जाता है। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, और इसमें क्या किया था? इसका प्रमुख विषय था सती प्रथा का अंत करना था। पत्रिका का प्रमुख विषय था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1780 में शुरू किया गया था, और ये आपका पहला था। ठीक है, पहला समाचार पत्र था भारत में प्रकाशित होने वाला। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था। यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की था। ठीक है, कब किया था? तो ये आपका 1780 में किया गया था। 1780 में भारत का पहला जो संस्थापक कौन थे? जे ए हिक्की। ठीक है, यही फिर पूछा गया बंगाल गजट। ठीक है, ओके, बंगाल गजट आपका बंगाली अगर पूछे समाचार पत्र तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और बांग्ला भाषा में। नेटिव ओपिनियन तो वी एन मांडलिक अंग्रेजी भाषा में, और अमर उजाला डोरी लाल अग्रवाल और मुरारी लाल माहेश्वरी हिंदी भाषा में अमर उजाला प्रकाशित होता था। चलिए, अगला सवाल है, क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई है? तो ये युगांतर है, विदेश में प्रकाशित नहीं हुई। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, फ्री हिंदुस्तान, तलवार, ये सभी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं युगांतर पत्रिका जो है वारिंद्र कुमार घोष द्वारा बंगाली समाचार पत्र युगांतर पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, कौन थे? वारिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है, और किसमें थी? बंगाली समाचार पत्र था ये। इसकी स्थापना 1906 में कलकत्ता में। तलवार की बात कर लेते हैं, तो ये तलवार बर्लिन में किया गया वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। युगांतर जो है वारिंद्र कुमार घोष। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास वैंकूवर में हुआ था। फॉर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा। याद रखना भाई, सभी के सभी याद रखना। ठीक है, जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आपका लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, और वैंकूवर में युगांतर कलकत्ता में वारिंद्र कुमार घोष हो जाते हैं। हाँ, अल हिलाल की बात कर लेते हैं। अल हिलाल जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक साप्ताहिक उर्दू अखबार था भैया। ठीक है, और ये राष्ट्र के प्रचार के लिए माध्यम शुरू हुआ। 1914 में प्रेस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया था। इंडिया फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की, इंडिया जो फ्रीडम है अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा हो जाती है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन शुरू किया था।
और यहाँ पर 1904 में इंडियन ओपिनियन शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन कई बार पूछा गया, हिंदी भाषा में, गुजराती में, तमिल में, अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। कुछ समय पश्चात यह समाचार केवल गुजराती एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। यह साप्ताहिक पत्र था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे भैया, ठीक है। मनसुख सुख है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन है तो सुख होगा। 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र, जो कॉमनवेल्थ के एनिवेशेंट हो जाते हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, थियोसॉफी का प्रचार करने के लिए भारत आई थी, ठीक है। किसका? ब्रह्म विद्या का प्रचार करने के लिए भारत आई थी, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड की थी, एनिमेशन थी। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि इन्हें इन्हें क्या है, इन्होंने अच्छा आयरन लेडी की छवि बनाई, आयरन लेडी भी कहा जाता है। वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी, ठीक है। चलो भैया आगे। अगला सवाल आपका, 1778 में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, कहाँ पे की? तो कलकत्ता में की अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों ने की थी, ठीक है। और प्रेस की स्थापना की गई 1778 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1440 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। ये भी सवाल पूछा जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। कब किया गया? तो 1861 में किया गया। पहले क्या नाम था? द बॉम्बे टाइम ऑफ जर्नल ऑफ कॉमर्स, ठीक है। फिर बाद में द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। अगला सवाल है, पहला हिंदी अखबार जो 1826 को शुरू किया गया। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस अखबार का नाम क्या हो जाता है? तो उदंत मार्तंड हो जाता है। 23 मई को प्रकाशन होता है, कलकत्ता से होता है। प्रकाशक कौन? संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल होते हैं। यह दिन 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चार्ल्स विल्किंस किस अनुवाद के लिए जाना जाता है? तो उन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में ये काम हुआ था। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में किया था। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यंग इंडिया, ठीक है। और नवजीवन, हरिजन, ये भी समाचार पत्र गांधी जी के हो जाते हैं। चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो 1785 में किया गया था, ठीक है। और गीता का फारसी में अनुवाद अगर आपसे पूछता है तो दारा शिकोह ने किया था। शाबाश, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1857, ठीक है। जितने भी हम टॉपिक कर चुके हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, वहां से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ वो विविध वाला टॉपिक था, अब आपका 1857 वाला टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। 1857 का टॉपिक शुरू होता है, ठीक है भाई। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष में अवध राज्य पर कब कब्जा किया था? 1856 में किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डलहौजी ने क्या चलाया था? राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने 1856 में अवध के तत्कालीन नवाब जो वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके सत्ता से हटा दिया था। अवध को अपने राज्य में मिला लिया था। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। इस द्वारा सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर आदि राज्यों का विलय किया गया था। 1857 के विद्रोह के काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल युद्ध में मारा गया था। कब? जुलाई 1857 में मारा गया था। ये कौन था? यूपी के बड़ौत में विद्रोह करने वाला कौन था? शाहमल था, ठीक है। शाहमल था। 1857 में के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये आपका अवध के नवाब थे, ठीक है। अवध के नवाब थे, उनकी बेगम थी, उनका नाम था क्या नाम था? मतलब बेगम हजरत महल उनका नाम था, पत्नी का। दिल्ली से बहादुर शाह जफर कर रहे थे नेतृत्व। अवध से या लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे।
किस जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बढ़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था? किसानों को लामबंद किया था तो कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं शाहमल। जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था बढ़ौत वाला, ठीक है, सवाल वही पूछा गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो 1858 में शहीद हुई थी, ठीक है, 1858 में शहीद हुई थी। अगर बात करते हैं कि मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 में वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु ग्वालियर एमपी में होती है। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। इस समय अगर मुगल सम्राट हम बात कर लेते हैं तो कौन था भैया? तो बहादुर शाह जफर था, ठीक है, मुगल सम्राट। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक थे। ये बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। वे उर्दू के प्रसिद्ध कवि भी थे, ठीक है। वे अकबर द्वितीय के पुत्र थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 में रंगून म्यांमार में हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन जो लिबरल पार्टी से थे, और विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। अब सारे सवाल यहीं से हो जाएंगे, ज़्यादातर देखना कि यहाँ पर अगर सवाल पूछा गया है कि वह मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, कौन सा विद्रोह, साथ ही जल्द व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती, तो 1857, ठीक है। अगला सवाल 1857 के जो आपके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र के ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब ने स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में, तो नाना साहब ने बिठूर को चुना था, ठीक है, बिठूर को चुना था। बिठूर के महल का 2003 और 4 में जीर्णोद्धार कराया गया। 1857 के क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगी हैं यहीं पर, ठीक है। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी जो है वो जो किसने प्रज्वलित की और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई? तो ये कौन थे भैया? मंगल पांडे जी थे। मंगल पांडे, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि जो 23 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ में विद्रोह के लिए आह्वान किया। एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है, और रेजिडेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनाती पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। अच्छा भैया, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैसले के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये आपके मंगल पांडे जी ही हो जाते हैं। ये अगला सवाल पूछा गया है, बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो ये बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया था, ये बर्मा म्यांमार यानी रंगून भेज दिया गया था। रंगून में ही इसकी डेथ हो जाती है। 7 नवंबर 1862 को उसकी डेथ हो जाती है। बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था और 1857 के विद्रोह के बाद में भारत के अंतिम मुगल सम्राट था भैया। अगला सवाल पूछा गया है, ये फिर से पूछा गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया था तो किसे? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। टाटा टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम में भाग लिया था। तो 1857 में इन्होंने भाग लिया था, तात्या टोपे, ठीक है। नाना साहब के अगर बात कर लेते हैं, ये सेना नायक थे और इनकी भूमिका महत्वपूर्ण प्रेरणादायक बेजोड़ थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम ये भी पूछा गया, रामचंद्र पांडुरंग राव था। कानपुर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाल रहे नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा गया है, किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? तो 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबा दिया था? तो 1859 में दबा दिया था। दबा दिया था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस, बस यही लगाओ, उत्तर आपका सही हो जाता है, ठीक है।
1857 लखनऊ में विद्रोह, लखनऊ से विद्रोह कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल, ठीक है। और बेगम हजरत महल। तात्या टोपे कानपुर से थे, कुंवर सिंह आरा बिहार से थे, नाना साहब आपका कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी से थी। पहला पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को ये मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है, मेरठ से। मेरठ से 20 नेटिव इन्फेंट्री, अच्छा, से 1857 की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला यहाँ पर पूछा गया, तो ये मंगल पांडे से पूछा गया, नहीं, क्या पूछा गया? 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री शामिल थी भैया, ठीक है। 34वीं वाली में तो वो थे, ठीक है, कौन? मंगल पांडे जी। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? तो हेनरी हार्डिंग भैया लाया था, ठीक है, हेनरी हार्डिंग लाया था, हेनरी हार्डिंग। लखनऊ में कौन? बेगम हजरत महल विद्रोह कर रही थी, ठीक है। ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, ठीक है। शाह महल ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो शाह महल जो बड़ौद में किया था, ठीक है। बड़ौद कहाँ? यूपी में पड़ता है, ठीक है। जाटों का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, किसने करी थी भैया? संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता कौन करते हैं यार? ये करते हैं महाराज मेहताब चंद। इनको यार ऐसा मारा जाता तो क्या बताएं, थे नहीं हम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो कौन थे? महाराजा मेहताब चंद्र ने किया था। वर्धमान के राजा थे, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा तभी पूछा गया था, पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, वर्धमान के राजा कौन थे? तो यहाँ पर 1868 में एक कोर्ट ऑफ आर्म्स और 1877 में 13 तोपों की व्यक्तिगत सलामी के अधिकार से पुरस्कृत किया गया। अंग्रेजों की मदद करे थे। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये इस टाइम कौन था भैया? कैनिंग था, ठीक है, कैनिंग था। आपातकालीन मुख्यालय भी इसने बनाया था, कलकत्ता को बनाया था, ठीक है। सरकारी इतिहासकार अगर पूछे कौन था, तो 1857 के समय तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऐसे सेन थे। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह अगर पूछे तो क्या था? कमल का फूल और रोटी था, ठीक है। कैनिंग था, इस समय गवर्नर जनरल था। बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है 1857 ही है, ठीक है, 1857। सिपाही सिपाही का विद्रोह कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ। सिपाही बगावत कहाँ से? मेरठ से। स्वतंत्रता का पहला 1857 का। काया पलट हुई 1857 का, ठीक है। वही घुमा फिरा के पूछता है। किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया? तो 1857 का विद्रोह का। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की जो डेथ होती है कब होती है? तो ये हो जाती है भाई साहब, कब होती है? 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह, तो इनकी डेथ होती है 19 नवंबर को, मतलब इनका जन्म हुआ था। मोरोपंत ताबे थे, इनका पिता का नाम था। और 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द है, ठीक है। अच्छा, ह्यूरोज ने ही कहा था, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की 1858 में डेथ हो जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कहाँ हो जाती है? ग्वालियर में हो जाती है। 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? भगत सिंह ने नहीं लिया था, ठीक है। उस टाइम भगत सिंह नहीं थे। एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था, तो ये आपका रानी लक्ष्मीबाई हो जाता है, ठीक है। मनु के नाम से भी जाना जाता था इन्हें। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो भारत जो है 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। अगला सवाल है आपका। अब यहाँ से आपका ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन, ठीक है। किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको भी हम लोग शुरू करते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो? स्पीड में थोड़ा चल रहा है और अच्छा सा चल रहा है, ठीक है। तो पहला सवाल पूछा गया 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के किस तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारदोली में किया था। कब किया था? 1928 में किया था। पटेल ने नेतृत्व किया था, लगान से संबंधित था, ठीक है। और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि यहीं से दी गई थी, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं की ओर से गांधी ने दी थी, ठीक है।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह में दी गई। 1928 में होता है। किसानों के लगान में 30% की वृद्धि के कारण हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। चलो भाई, व्यक्ति बारडोली से जुड़ा है तो कौन? वल्लभ भाई पटेल जुड़े हैं। बारडोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये भी बारडोली हो जाता है यहाँ पर। गुजरात में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह कब हुआ था? गुजरात में मालाबार विद्रोह 1921 में हुआ था। ये मोपला समुदाय उत्तरी केरल के मालाबार तट पर रहते थे। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के कारण इस समुदाय ने हिंसक आंदोलन किया था। ओ भाई, मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला मूलतः अरब व्यापारियों के वंशज थे, ये केरल तट पर बसे थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाते हैं। 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना की जाती है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, अखिल भारतीय किसान सभा की। स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष थे। एनजी रंगा इसके महासचिव थे। नील आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो ये बनाए गए थे कौन? WS सीटन कर बनाए गए थे। अच्छा भैया, ठीक है। ओ भाई, मेरे नील की खेती करना बंद कर दिया था, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, सीटर करके। चलो, इतना ही सवाल, ठीक है भाई। मोपला विद्रोह किस वर्षों के बीच में हुआ था? तो 1921-22 में हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था। और ये केरल के तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे। यहाँ पर जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थी। जमींदारी के अत्याचार से पीड़ित होकर मोपलाओं ने विद्रोह किया था। विद्रोह भी किया था। मोपला विद्रोह के मुख्य नेता अली मुसलियार थे, ठीक है। बंगाल में की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ था। तो नील की खेती के कारण हुआ था। बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने जबरन नील की खेती कराए जाने के विरोध में 1859-60 में विद्रोह शुरू किया था। और अगर हम बात कर लेते हैं कि यह प्रथा ददनी प्रथा कहलाती थी, ठीक है। अच्छा, चलो, अगला है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नील दर्पण में अगर बात कर लेते हैं तो किसके द्वारा लिखा गया है? अंग्रेजों के हाथों हाथों नील की खेती कराने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। तो दीन बंधु मित्र ने लिखा है, क्या? नील दर्पण लिखा है। और 1858-59 में दीन बंधु मित्र द्वारा नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। ओके, 1928 में बारडोली सत्याग्रह जो आपका पटेल ने नेतृत्व किया था, ठीक है। और यहाँ पर आनंद मठ जो उपन्यास है वो किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत 1857 के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने के उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800 के ईस्वी तक चला था। अब बात करते हैं हम, अगला टॉपिक है अपना जनजाति एवं अन्य प्रमुख आंदोलन। अंग्रेजों ने किस वर्ष में ओडिशा के खुंडू के साथ में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1848 में किए थे। 1855-56 में भारत में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। 1855 में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान थे, कौन थे भाई? तो वेलुथम्पी थे, ठीक है, जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी इन्हें भाई, ओ भाई, ठीक है। कौन त्रावणकोर के दीवान थे? वेलुथम्पी ने केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध वर्ष 1808 में आंदोलन का नेतृत्व किया था, इन्होंने किया था। वेलुथम्पी जो त्रावणकोर में उन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है भाई। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानवाधिकार प्राप्त हो सके। इसकी शुरुआत किसने करी थी? A.V. रामास्वामी ने करी थी। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, सिद्धू और कानू ने किया था। चलो, अगला टॉपिक अपना शुरू होता है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, ठीक है। ठीक है भाई, 1889 में नवासी में अगर बात कर लेते हैं भाई साहब, तो 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी और युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तो किसने भैया मुक्ति मिशन की स्थापना करी थी? किसने करी थी?
तो ये आपके तो कौन थे? पंडिता रमाबाई हो जाती हैं। 1889 में पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना करी थी। अब पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रख दिया गया, जिसका नाम अच्छा, और युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी। ठीक है भाई। अगला सवाल आपसे पूछा गया, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता। हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वो अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजन करता 1932 में किसके द्वारा की जाती है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापना होती है, और यहाँ पर इस संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और प्रथम सचिव आपके अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। शाबाश। 1933 में इन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का भी 33 में और 32 में स्थापना करते हैं। 33 में पत्र निकालते हैं। कौन सा? हरिजन। 1498 में जो वास्को डिगामा कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। ठीक है। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वह अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट के शासक जामोरिन ने उनका भैया भव्य स्वागत किया। ठीक है। फुर फुर करके वो जो थी उसको घुमाया था, उसमें बिठा के, जो यार क्या पनडुब्बी टाइप की। ठीक है। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना जो आपका 1867 में की जाती है, और किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र में केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है। और इसके सदस्य अगर बात कर लेते हैं तो गोविंद रानडे, जी.आर. भंडारकर, नारायण चंद्र रावरकर। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह तथा धर्म की कुरीतियों और रूढ़ियों से मुक्त करना। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी है? तो ये सत्यशोधक समाज की ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने करी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये आपका 1873 में की जाती है। ठीक है। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। 1827 में पुणे में एक शूद्र माली परिवार में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। ठीक है। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था? तो और अपने भैया राजा राम थे। राजा राम मोहन राय की जय हो। आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है। हो सकता है इन्हीं से सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है। इसलिए डिटेल पढ़ा जा रहा है भैया। ठीक है। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की तथा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। ठीक है। राजा राम मोहन राय से और क्या पूछेगा? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1817 में, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना। ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक थी। कौन थी भैया? तो ये हो जाती हैं ब्रिटिश समाज सुधारक। अच्छा, तो एनी बेसेंट जी हो जाती हैं। एनी बेसेंट अगर बात कर लेते हैं कि 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा थी। लंदन में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु उनकी अडैयार मद्रास में हुआ। 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित जो आपका किसकी स्थापना की जाती है? प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? बॉम्बे, मुंबई में की जाती है। ये इनके 4 सूत्री सामाजिक एजेंडों के अंतर्गत जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा का विकास, विधवा पुनर्विवाह, पुरुष और महिलाओं को देने के लिए शादी की उम्र, ये तो सबको पता है। ठीक है। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य समाज सेवा तथा महिलाओं तथा निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1867 में पूछा गया फिर से, बॉम्बे में की गई थी, किसकी स्थापना की गई थी? प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की प्रार्थना करेंगे कैसे? आत्मा लगा के करेंगे। ठीक है। आत्मा से करेंगे, तभी तो यार फल मिलेगा जब आत्मा से करोगे।
तो इसलिए आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगी। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब करते हैं? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में करते हैं, ठीक है। 30 सितंबर 1932 को करते हैं। हरिजन पत्र भी ये निकालते हैं, ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय करते हैं। 1829 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को समाप्त घोषित किया गया। यंग बंगाल आंदोलन जो है 1826 में कलकत्ता कौन आए थे भैया, और जिनके द्वारा शुरू किया गया था। हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे, ठीक है। अगला सवाल है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये आपका कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर बेलूर मठ में कोलकाता में हो जाता है, कलकत्ता में हो जाता है। अगला पूछा गया है कि किसने किसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञान अद्वैत वेदांत और उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई है? तो स्वामी विवेकानंद ने निभाई है। 1863 में इनका जन्म हुआ था, 12 जनवरी को हुआ था, और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और इनके बचपन का नाम, ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करते हैं? तो किसकी स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय? तो आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 1814 में कलकत्ता में आए और वहां बस गए। 1814-15 में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों के मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। प्रार्थना समाज के आपके शुरुआती नेताओं में से कौन थे? महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना करते हैं, इसके सदस्य भी थे, ठीक है। कौन? गोविंद रानडे। लाला लाजपत राय 1921 से जुड़े हुए थे, तो लाला लाजपत राय थे तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, ठीक है। ओके। युवा बंगाल आंदोलन तो आपका हेनरी लुई डे डेरोजियो से हो जाएगा संबंध। अगला सवाल है, 1896 महर्षि धोंधो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं की शिक्षित करने के लिए एक आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? पूना में करते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे, पूना में करते हैं, ठीक है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, 1815 में स्थापना करते हैं। प्रसिद्ध हस्ती और उससे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुने, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज से, इनोवेशन थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित हो जाएंगे। महादेव गोविंद रानडे पूना सार्वजनिक सभा से हो जाएंगे, और आपके चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से हो जाएंगे। सत्यशोधक समाज आपका ज्योतिबा राव फूले हो जाते हैं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले हो जाते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया जाता है? तो ये 1856 में पारित किया जाता है। और राजा राम मोहन राय ने के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने करी है? तो सावित्रीबाई फुले ने करी है, ठीक है। सावित्रीबाई फुले ने करी है, ठीक है। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की है, ठीक है। और 1854 में काव्य फूले, और 1852 में 52 का से सुबोध रत्नाकर कविता संग्रह को प्रकाशित किया। ओके। प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन से रामपुर मिशन की स्थापना किसने करी? विलियम कैरी ने करी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की? तो 1784 में करी। ये तो सवाल देखो कितना वेटेज दिया है, ठीक है। ओके भाई साहब, 1784 में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सर विलियम जोन्स, ठीक है। गदाधर चट्टोपाध्याय था, किसका नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय था, रामकृष्ण परमहंस का नाम था, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे, यह एक महान संत आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। 1857 में विवेकानंद ने इन्हीं के आदर्श को मानकर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं।
1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया, उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग गई। तो आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हो जाते हैं भाई साहब, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी हो जाते हैं। 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। चलो भाई, अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, साथ ही मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ब्रिटिश ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रोकथाम करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो शारदा अधिनियम आपका बाल विवाह से संबंधित था, ठीक है। कई बार पूछा गया सवाल। और ब्रिटिश शासन काल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए 1929 में शारदा अधिनियम समाज सुधारक हरविलास शारदा के अथक प्रयासों, कौन थे भैया? हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष तक के कम आयु की बालिका और 18 वर्ष तक के कम आयु के बालक के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था। चलो, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी भाई? बंगाल में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? बंगाल में हुई थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय, फिर से पूछा गया, क्या पूछा गया? राजा राम मोहन राय ने भारत में किस शहर में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना करी थी? तो उन्होंने कलकत्ता में करी थी। कहाँ पर? कलकत्ता में करी थी। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1829 में इन्हीं के प्रयास सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध होता है। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा जा रहा है। तो आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती जी करते हैं। यही गलत हो गया, ठीक है। ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी किसने? राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। वह सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। देवेंद्र नाथ टैगोर जी हो जाते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, 1905 में करी थी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक 1916, सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फूले ने की। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ये आपका ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में 20 अगस्त। धर्म सभा का संस्थापक कौन था? राधाकांत देव। और भैया इंपॉर्टेंट सवाल है, राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। कब होता है? 1830 में कलकत्ता में होता है ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय 1828 और कलकत्ता तत्वबोधिनी सभा की देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कलकत्ता। राधा स्वामी स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब तुलसी राम जिनका नाम था 1861 आगरा, ठीक है। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। कौन? पंडिता रमाबाई थी। पंडिता रमाबाई, जो आपका इनका जन्म 1858 में महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है भाई साहब। और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें शारदा सदन की शुरुआत करी थी। कब? बम्बई में इन्होंने करी थी। 1919 में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? तो ये आपका पंडिता रमाबाई ने किया था, ठीक है। पंडिता रमाबाई ने किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आता है? 1856 में आता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? ज्योतिबा फूले ने करी, ठीक है। अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? आत्माराम पांडुरंग ने करी, 1867 में करी। 1870 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 में किसने करी? केशव चंद्र सेन ने करी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। कौन करते हैं? थियोसॉफी जो है, थियोसॉफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों थियोस और तथा सोफिया से मिलकर बना, जिसका अर्थ है हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या, अर्थात ईसाई धर्म के नोस्टिसिज्म के समकक्ष माना जाता है।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्कावस्की तथा कर्नल आलकॉट ने 17 नवंबर 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। 1882 में इस सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के अडयार में किया गया था और इसकी भारतीय अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। बेलूर मठ कहाँ पर है? तो बेलूर मठ आपका पश्चिम बंगाल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। 1893 में विश्व की धर्म संसदीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब? 1893 में किया था। दर्श वेदांत परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण पहुंचा था। ठीक है। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक तो आपका कौन? राजा राम मोहन राय हो जाते हैं। ठीक है भाई। उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? राजा राम मोहन राय। ये अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है, याद रखना। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करते हैं? आर्य समाज के। 1875 में। इनका नाम मूल शंकर था। बचपन का नाम इनका, मूल नाम बचपन का नाम, ठीक है, मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम मूल शंकर था। ठीक है। पिता का नाम अम्बा शंकर था और मथुरा के स्वामी विरजानंद इनके गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद थे। और शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से धर्म सुधारित पाखंड खंडनी पताका इन्होंने फहराई थी। ये भी सवाल पूछा जाता है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। पंडितों और विद्वानों को वेदों की महत्ता के बारे में समझाया। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी हंसराज और लाला पतराय ने दयानंद एंग्लो और वैदिक कॉलेज की स्थापना करी। किसने? दयानंद मतलब हंसराज और लाला लाजपत राय ने। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो है संस्कृत भाषा में। भाई साहब याद रखना किसमें? संस्कृत भाषा में। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश है। किसने लिखी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी। ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया था। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। किसने कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? तो कौन हो जाते हैं भाई? कौन हो जाएंगे? तो आपके दयानंद सरस्वती ही हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है। इसका भी उत्तर आपका दयानंद सरस्वती हो जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर, अच्छा ये थोड़ा देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती ने वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। अच्छा, देखते थे। वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया था उन्होंने। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसने छुआछूत, मूर्ति पूजा, पशु बलि आदि धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया था। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में स्थापना होती है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था इन्होंने। ठीक है। चलो भाई आगे अब बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है, शुरू करते हैं। और टॉपिक अपना अब अगला टॉपिक है कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। शाबाश, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम लोगों ने टॉपिक बहुत सारे कर लिए। जैसे हम लोगों ने अगर बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक करें, तो टॉपिक देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने टॉपिक कर चुके हैं जैसे आपका जो मतलब धार्मिक संस्थान वगैरह कर लिए हैं। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर, अच्छा ये टॉपिक काफ़ी लंबा, ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन कर लिया हमने। ठीक है। जनजातीय आंदोलन भी कर लिया, 2 टॉपिक हो गया। ठीक है। तीसरा टॉपिक हमने किया है किसान आंदोलन तथा किसान विद्रोह भी कर लिया है। ठीक है। तो और फिर चौथा टॉपिक अपना है कौन सा करा है? तो ये चौथा टॉपिक 1857 का विद्रोह कर लिया है। और कुछ किया है? हाँ भाई किया है। कौन सा किया है? ये पत्र पत्रिकाएं वाले किए हैं, 5 हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर समाचार एवं कविताएं वाले, ठीक है, 5 हो गए। 6 टॉपिक, छठा टॉपिक अगर बात कर लेते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये भी कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो हम लोगों ने कितने, ये औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, इतने करें। तो 4 आपके वही मान चलो 6 टॉपिक को हमने कर दिए हैं। और आपका 7वां टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा भैया? तो 7वां टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। वही मान को 7 4 11, हाँ 6 टॉपिक हो गए, 7वां टॉपिक है। ठीक है। 7वां टॉपिक है, 7वां टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। तो पहला सवाल पूछा जा रहा है, कौन सा सवाल पूछा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और
इसका पहला जो आपका अधिवेशन स्थापना अच्छा स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक ह्यूम थे। प्रथम अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में बंबई में हुआ था। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब करी थी? तो उन्होंने जब कलकत्ता अधिवेशन 1906 किया था, अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी तब। तो 1906 में इन्होंने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। कलकत्ता अधिवेशन में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बम्बई अधिवेशन 1889 में विलियम बेडनबर्ग की अध्यक्षता में हुआ था। पहली बार महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसमें? बम्बई अधिवेशन में। ठीक है, कब? 1889 में। लाहौर अधिवेशन की बात कर लेते हैं। 1929 में होता है। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है इसी में। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। कलकत्ता अधिवेशन 1886 की हम बात कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने की अध्यक्षता में हुआ था और इस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। डाफरिन ने सम्मेलन में आए हुए व्यक्तियों की उद्यान भोज दी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें नहीं शामिल थे। कब? 1886 वाले में। गार्डन पार्टी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भैया नहीं, इनको पार्टी नहीं मिल पाई थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? नेहरू जी करते हैं। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी करते हैं। ठीक है, WC बनर्जी करते हैं। और ये पहला अधिवेशन बम्बई में होता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। कुल इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। संस्कृत कॉलेज में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है? तो कलकत्ता अधिवेशन होता है 1911 का। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। अगला सवाल पूछा गया 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां आपका अधिवेशन था। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी से विवाद होने की वजह से इन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया और फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ पर? बम्बई में हुआ था। ठीक है, चलो भाई, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। तो एक मिनट।